So this is your first question at your screen. The hypotenuse of a right triangle is 17. You can solve question yourself. I am providing you 15 to 30 seconds. You can see and try to solve the questions. Then you can pause the video in between and then see the solution. One way is also this. So let us proceed. The hypotenuse of a right angle triangle is 17 centimeter long. We are talking about right angle triangle. उसका hypotenuse 17 centimeter दे रखा है. You can see question. Okay. I am only defining. If one of the remaining two sides, मतलब दो साइड बची हैं. अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर की है, so you need to find out other side. आपके पास ऑप्शन क्या है? 15, 12, 13 and none of the above. You can see question on your board. You can see ये राइट एंगल ट्राइंगल है. अच्छा, ओके. अब सॉल्यूशन आई होप आपने कर लिया होगा. देखते हैं किस बच्चे ने कर लिया है. प्लीज राइट योर आंसर इन कमेंट. ओके. इन ट्राइंगल इट व्हाट राइट. इसका सॉल्यूशन आपको तो खैर एमसीक्यू फॉर्म में करना है ये, लेकिन सॉल्यूशन आपका अगर इसको करना पड़े तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, या पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी, हम उसको अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम या प्रॉपर्टी को क्या थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. क्या प्रॉपर्टी थी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. और किसके बराबर थी, बेस या अदर टू साइड्स, या कह सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड. ऐसा था, यही प्रॉपर्टी थी हमारी. ओके. नाउ अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी, AC क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज, तो AC का स्क्वायर और अदर टू साइड के स्क्वायर का एडिशन क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस प्रॉपर्टी, यही तो होने वाला है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड. हमको एक साइड निकालनी है. हमको AC क्या दे रखा है, AC दे रखा है 17. ठीक है, और हमको एक साइड हमने BC मान ली है, क्या दे रखा है 8, उसका स्क्वायर कर दिया. अब हमको AB का स्क्वायर निकालना है. ठीक है, अब देखो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, और 8 का स्क्वायर होता है 64. अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आपको पता होना चाहिए. नाउ अब व्हेन आई कैलकुलेट AB स्क्वायर, देन आई विल टेक 64 here, minus 64, क्या आ जाएगा, 5, 2, 2. Now AB into AB can be written as 15 into 15. इसका मतलब AB into AB का मतलब 15 into 15 है, तो इसका मतलब एक AB 15 के बराबर हो गई. Which option is right? Option A is right. 15 सेंटीमीटर आंसर है इसका. ओके. नाउ यू कैन सी योर सेकेंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. आई होप पहला क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा. नाउ सेकंड क्वेश्चन. इन ट्राइंगल ABC एंड TQR, दो ट्राइंगल दे रखे हैं ABC एंड TQR. आई एम हेल्पिंग यू, आई एम नॉट सॉल्विंग दिस. दो ट्राइंगल दे रखे हैं, राइट एंगल है, AC दे रखी है, मतलब ट्राइंगल बना लेते हैं, और B 90 डिग्री का है. हमने ABC बना लिया, ABC,
और बी क्या है, 90 डिग्री का है, गिवन। AC is 8, AC is 8, AB is 3, AB is 3 एंड P एंगल इज 90 डिग्री। मतलब अगर मैं बना रहा हूं तो मुझे P लेना पड़ेगा 90 डिग्री। P 90 लिया मैंने एंड PR इज 3। PR अगर कोई सी भी PR ले सकता हूं मैं, PR ऐसे भी ले सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं। लेट अस टेक दिस साइड PR, ये मैंने 3 ले ली तो मुझे ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। एंड QR इज 8, Q यहां लेना पड़ेगा, ये हो गई 8, ठीक। बाय विच कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ये कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं, किस फिगर तो नहीं बना इनका कॉन्ग्रुएंट देखना है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका हाइपोटेन्यूज बराबर है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। आप देख लो दोनों का हाइपोटेन्यूज, इफ यू मेक द डायग्राम यू विल फाइंड बी एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज दे रखा है, AC इसका भी हाइपोटेन्यूज है और QR इसका हाइपोटेन्यूज, दोनों 8 है। एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, एंगल एक 90 डिग्री का है, ठीक है। और थर्ड, दोनों में से एक साइड, अगर मैं ये 3 ना बना के इसको 3 बनाता, ये 3 ना बना के इसको 3 बनाता, हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, एक साइड इक्वल है, वन साइड। मतलब RHS में क्या होता है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए और बची हुई दोनों में से एक साइड बराबर होनी चाहिए। तो 3 दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो विद RHS विच कंडीशन इज राइट, बी पार्ट इज राइट, RHS। जिन्होंने बी ऑप्शन राइट सिलेक्ट किया है, दो स्टूडेंट्स हु हैव चूजन बी पार्ट, उनका आंसर राइट है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एट योर स्क्रीन। Question number 3, you can see, try to solve it. Try to solve this question. I hope आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। Now, let us start. Our school team won 6 matches this year against 4 won last year. मतलब क्या बात कर रहा है, विनिंग मैचेस बात हो रही है हमारे पास, विनिंग मैचेस की, विनिंग मैचेस की बात हो रही है लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर। तो प्रेजेंट में कितने जीते हैं, 6, लास्ट में कितने जीते थे, 4। मतलब इफ यू फील the school team won 6 matches this year against 4 matches won last year. इस लास्ट ईयर के अपेक्षा कितना अच्छा रिजल्ट है, यही तो बात हो रही है। We have, ये तो नजर आ रहा है, we have won 6 matches, earlier we had won only 4 matches. The result is bad or good? Result is good, no doubt, result is good, but मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, मैं कंपेयर इसको इससे कर रहा हूं। तो मैंने कितने परसेंटेज, क्या कोई निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज क्या हुआ है, इंक्रीज कैसे देखा जाता है, तो इंक्रीज, नेट इंक्रीज हुआ कितना है, इंक्रीज्ड विन कितनी हुई है, इंक्रीज्ड विन कितनी हुई है, इंक्रीज्ड विन इस साल 6 जीते हैं, अर्लियर कितने जीते थे, 4। तो इंक्रीज्ड, नेट इंक्रीज कितना हुआ है। अब परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परसेंटेज इंक्रीज, जो पूछा गया है परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, यहां पे परसेंटेज इंक्रीज। तो आप देखो किससे कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर की विन से, लास्ट ईयर विन जो है उससे कंपेयर करेंगे नेट इंक्रीज को। ये फ्रैक्शन आने वाला है और इसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, इसको कन्वर्ट कर देंगे परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन आएगा। तो इस साल 2 कितने साथ, किसके अपेक्षा, ऑन कंपेयर विद व्हाट, 4 के मुकाबले 2 जीते, इंक्रीज हो गया है। कितना परसेंट बढ़ गया है, अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो आंसर इज व्हाट, 50।
50% जीत का इंक्रीज हुआ है। भाई 4 तो हम जीत रहे थे, चार तो हम जीत रहे थे, लेकिन 2 और जीत गए। 4 जीत रहे थे, 2 और जीत गए, तो कितना इंक्रीज हुआ है? 50%। सो विच आंसर इज राइट? ऑप्शन बी। 50% is right option. Now question 4 at your screen. Please read question carefully. I hope आपके सब सही होंगे। प्लीज राइट इन कमेंट जिन बच्चों के 10 क्वेश्चन सही होते हैं। डोंट कॉपी माई सॉल्यूशन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व योर सेल्फ। Please try to solve yourself without watching the solution. Solution is there for only your reference. Solution is there for only for your reference. So let us see question number 4. The number of illiterate person in a country decreased from 150 lakh to 100 lakh. मतलब 150 लाख थे, 150 लाख थे, डिक्रीज हो गए कितने हो गए? 100 लाख। ओके, कितने लाख से? 150 लाख से कितने साल में? 10 इयर्स में। टाइम कितना लगा? बीमार होंगे या कुछ हो, जैसे कोरोना में नाउ लोग काफी हमें छोड़ के जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। कितने लाख थे? द इलिटरेट पर्सन किसकी? लेकिन यहां पढ़ाई की बात हो रही है। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था, जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी, तो 150 इलिटरेट मतलब अनपढ़ लोग, अनपढ़ लोग जो पढ़ नहीं सकते, जो अनपढ़ होते हैं, उनकी डिक्रीज हुआ 10 इयर्स में। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? तो परसेंटेज डिक्रीज क्या हुआ है? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज? हाउ कैन बी सॉल्व? टोटल डिक्रीज कितना हुआ है? नेट डिक्रीज। नेट डिक्रीज क्या निकाला जाएगा? नेट डिक्रीज कैसे निकलेगा? जो पहले थे अब कितने बचे? 50 लाख। 50 लाख कम हो गए भाई। 150 लाख में से 10 लाख कम हो गए, सॉरी 100 लाख बचे हैं, तो कम कितने हुए? 50 लाख कम हुए। 50 लाख किसमें से कम हुए? 50 लाख किसमें से कम हुए? 150 में से कम हुए। 50 लाख किससे कम हुए? 150। इसका ही तो हमें निकालना है क्या? परसेंटेज। 13 मतलब 33। Which option is right? Which option is right? Option number, we can say option D. Option D, none of these. None of these. None of these. None of these. Okay? None of these. Question 5th at your screen. You can see question 5th. Find the angle which is equal to its complement. अगर दो एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं? दो एंगल हैं, एक यहां लिखा हुआ है, एक यहां लिखा हुआ है, दोनों को ऐड किया 90 आ गया, तो क्या हो गए? ये एंगल क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, दोनों बराबर होंगे तभी तो 90 आएगा। ठीक है, अब बताओ, जो भी यहां पे लिखा जाएगा वो बराबर होने चाहिए, उसका होना चाहिए 90। तो ऑब्वियसली अगर एंगल मेरा x था तो दूसरा भी x हुआ, मतलब 90 डिग्री। ये जुड़ गया 90। x इक्वल टू व्हाट? 45 डिग्री। 45 डिग्री। विच आंसर इज राइट? आंसर डी।
क्वेश्चन 6. Question 6, you can see question at your screen. You can see question 6 at your screen. If two adjacent angles are supplementary, then they form. Supplementary angle क्या होते हैं? एक एंगल ये था, एक एंगल ये था, दोनों को ऐड किया, कितना आ गया? 180. अगर 180 आ गया तो एंगल क्या हो गए? सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री हो गए, मतलब ये इसका सप्लीमेंट्री, ये इसका सप्लीमेंट्री, दोनों एक दूसरे सप्लीमेंट्री हो गए. ठीक. लेकिन नया कॉन्सेप्ट, दोनों एंगल, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हैं भाई. सप्लीमेंट्री, एक एंगल यहां है, एक एंगल यहां है, दोनों को ऐड किया 180 हो गया. लेकिन दोनों क्या है? एडजेसेंट एंगल है. और एडजेसेंट एंगल कैसे होते हैं? एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं कि अगर ये एंगल और इस एंगल की बात हो रही है तो एक साइड कॉमन होगी. मतलब एंगल 1 और एंगल 2 की बात हो रही है, एक साइड कॉमन होगी और अदर साइड एक इधर की होगी, एक इधर होगी. एक साइड कॉमन होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए. और जो बची हुई आर्म है, एंगल 1 की एक साइड देखो इस तरफ है और एंगल 2 की एक साइड इस तरफ है. ये एडजेसेंट एंगल हो गए. बट दिस आर सप्लीमेंट्री, मतलब इनका, इन दोनों एंगल का सम भी 90 मतलब 180 है. ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है कि एक एंगल ये है और ये एक एंगल ये है. इनको मैंने ऐड किया तो क्या एंगल बन गया? ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया और दोनों का सम क्या हो गया? 180. तो जो 180 हो गया तो क्या प्रॉपर्टी आएगी? यू कैन सी 180 मतलब सी ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन इज व्हाट? अ लीनियर पेयर एक्सियम. सी पार्ट, लीनियर पेयर. अगर सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल है तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल बनाते हैं. नाउ क्वेश्चन 7. Again, very good question at your screen. Very good question at your screen. Write the statement 1/3 plus 5 is 8. 1/3, कोई एक है, इसका 1/3 किया प्लस 5 किया तो 8 आ जाए. हाँ, कौन सी स्टेटमेंट है इस तरीके से? कोई है? यस, सी ऑप्शन. 7 का सी. दोबारा देख लो एक बार, दोबारा देख लो. यू कैन सी, दोबारा देख सकते हो एक बार. क्या m कोई नंबर था, उसका थर्ड किया और उसमें 5 जोड़ दिया. 1/3 किया, 5 जोड़ दिया, इक्वल टू 8. ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी इज राइट. नाउ क्वेश्चन 8. Okay, the mean of 7 natural number is, the mean of 7 natural number is what? Mean, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, ये कितने 7 नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, ओके. मीन ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर, ये फर्स्ट नेचुरल नंबर है 7. मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है. यही तो हुआ. अच्छा, अगर मुझे कोई नंबर दिए होते तो मैं कोई से भी ले सकता था, लेकिन मुझे दे रखा है फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ले लिए. मीन निकालना है. मीन निकालने के लिए क्या बताया गया था? सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करना पड़ेगा. सबको ऐड करके तो 13 18 22 25 27 28, सम कितना आया? 28. 28 मीन क्या होगा? 28/7 मतलब 4. मीन क्या होता है? मीन होता है, मीन क्या बताया गया था? मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ नंबर्स, वॉट एवर इट इज, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर. ऑब्जर्वेशन का मतलब है नंबर. ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? नंबर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर डी. इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी. डी मतलब 4. क्वेश्चन नंबर 9.
Question number 9 you can see at your screen. Question number 9 you can see at your screen. आपको सिंपल मल्टीप्लाई करना है 1.3 इंटू वॉट 3.1. ओके, मल्टीप्लाई करना है. वेरी गुड. कई तरीके हैं. एक तो सिंपल तरीका क्या है, इसको 31 और इसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आप करते हो. ठीक है, कैसे? 3, 9 और 31 कितना आया? 403. कितना आ गया? 403. और पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 1, 2. टोटल 2 के बाद पॉइंट लगेगा. यहां पॉइंट लगा दिया. ठीक है. अब एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो. ठीक है, दोबारा मल्टीप्लाई करो. अच्छा, लेकिन क्लास 7th में हो, मल्टीप्लाई ये नहीं करना है. क्यों? टेबल नहीं आता 13 का. 13 बन जा 13 कैरी 1, 13 3 जा 39 प्लस 40. क्यों? ऐसे नहीं कर सकते क्या? ये तरीका है. दिस इज नॉट मैनर. ऐसे करना है. ओके, मतलब आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे. आपको पता होना चाहिए डेसिमल 2 के बाद लगेगा. डेसिमल 2 के बाद लगेगा. ठीक, आपने 13 को इससे मल्टीप्लाई किया. ये तरीका है. ठीक है, आप इसको नाम बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 you can see at your screen. Question number 10 you can see at your screen. -6 को हमने 3 से डिवाइड किया, वो भी माइनस के से. सो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस दिस, -6 को जो डिवाइड किया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा और इस नंबर का क्या आ जाएगा? नाउ माइनस से माइनस कर दिया, आंसर आया 2. आंसर आया 2. सो विच ऑप्शन इज राइट? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस इन विच वी विल नॉट हैव ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शंस नहीं होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. 3n plus 7 is equal to 25. Now, what can be the answer of this question? Solve yourself and after that you can also see the solution. क्योंकि 7 यहां पे क्या, इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है? स्ट्रेटजी रहने वाली है कि मुझको n एक तरफ, एक साइड में, या तो इस साइड में या तो इस साइड में n अकेला करना है और बाकी दूसरी तरफ लेके जाना है. आई हैव टू एडजस्ट ऑल द थिंग्स इन सच अ वे दैट वी विल रिमेन विद n ओनली. वी विल हैव वन साइड, n एक तरफ होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ? जब व्हेन वी टेकिंग अवर नंबर्स फ्रॉम वन साइड टू अनदर, तो जो प्लस कर रहा होता है वो नेगेटिव में आ जाता है, नेगेटिव वाला प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में आ जाता है और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में. मतलब क्या हुआ इसका? समझो, देखो यहाँ पे 3n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, 7 प्लस कर रहा है. यही तो हो रहा है. एग्री? मैंने क्या बोला? जब प्लस वाले को लेके जाएंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस. ठीक है, माइनस होके क्या आया? 25 है, सॉरी 25. क्या आया? 25 में से 7 गए, दैट इज 18. अब लिख लेते हैं. यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, n तो लेने जाएंगे. इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. ठीक है, तो n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो वहां जाके डिवाइड होगा. क्या होगा? डिवाइड होगा. So answer is what? 6. So for this question, n is what? n is 6. Again, MCQs फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. You can ask this question in the form of MCQ. Okay? Question number 12.
क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 यू कैन सी एट योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर है. -31. माइनस का क्या है? 31. ओके. डिविजिबल बाय, डिवाइडेड बाय 30, ब्रैकेट में माइनस का है और फिर अगेन -1. तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट सॉल्व किया तो ये तो -30 हो गया और ये -1 हो गया. या सिंपल वी कैन ऑल्सो राइट दिस. बोथ आर ऑफ माइनस साइन एंड बोथ आर गेटिंग एडेड. सो वी विल ऐड 30 + 1 दैट इज 31 और साइन लगाएंगे माइनस का. दोनों माइनस के हैं और ऐड हो रहे हैं तो दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और साइन लगाएंगे माइनस का. और यहाँ पे क्या है? 31 प्लस का. हम इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक ब्रैकेट में वो पहले से ही है. नाउ क्योंकि डिवीजन है वी विल कन्वर्ट इट इनटू द मल्टीप्लिकेशन एंड वी हैव टू टेक रेसिप्रोकल ऑफ दिस. रेसिप्रोकल ऑफ दिस. नाउ आंसर इज व्हाट? 31 अपॉन 31. आंसर क्या आ गया? 1. आंसर व्हाट इज आंसर? आंसर इज 1. क्वेश्चन नंबर 13 यू कैन सी एट योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13. 7 रुपीज 7 पैसे. व्हाट? 7 रुपीज 7 पैसे. 7 रुपीज 7 पैसे को डेसिमल में लिखना है. मतलब रुपए में कन्वर्ट करो. तो हमको पता है 1 रुपए में, या रुपए को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं ना. रुपए 1 में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. यू ऑल आर नोइंग. 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. वी कैन राइट लाइक दिस. 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपया. अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं. इट मीन्स 100 यहां पे इस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहा है. तो इफ आई विल कैरी 100 टू दैट साइड देन इट इज व्हाट? 1/100. मतलब 1 पैसे में अगर बात करता हूं मैं, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपीज. ठीक है. अब मुझे इसको डेसिमल में लिखना है. डेसिमल में लिखना है. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. डेसिमल लिखना है. ये तो 7. अच्छा, मैं रुपीज नहीं लिखूंगा. ठीक है, रुपीज यहां लिख देता हूं मैं. ये रुपीज है और ये पैसा है. ये 7 रुपीज है, ये 7 पैसा है. अच्छा, नाउ इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस पैसा इंटू रुपीज आई हैव टू व्हाट? आई हैव, ये ऐड हो रहा है. ऐड हो रहा है ना. आई हैव टू कन्वर्ट दिस इंटू रुपीज एंड डिवाइड बाई 100. कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा ये. और ये रुपए में हो गया. तो मतलब क्या हो गया? वी कैन से डायरेक्टली, और इसको लिखा रहना तो कोई बात नहीं. ये रुपए, ये पैसे. इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा? रुपए. ये रुपए में आ गया है. क्यों? 7 पैसा. 1 पैसा बराबर कितना रुपया? हाँ, मैं इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ तो ये हो जाएगा 7 पैसे. 7 पैसे इज व्हाट? रुपया. 7/100. वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे. कैसे भी कर सकते हो. मतलब दोबारा से देखो, ये ऐसे लिखा था, मैंने बीच में प्लस लगा दिया. प्लस लगा दिया तो 7 रुपए में 7 रुपए तो हैं. 7 पैसे में इतने रुपए हैं जो मैंने यहाँ पे निकाल लिया. अब मैं जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा कैसे आएगा? ये डेसिमल, हर नंबर में डेसिमल होता है. इसमें यहाँ पर है और हर नंबर के आगे 0 लगे होते हैं. मुझे डेसिमल 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना है. मुझे डेसिमल 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना है. मुझे डेसिमल 2 पॉइंट आगे शिफ्ट करना है ये वाला. लेकिन पॉइंट नंबर तो मेरे पास एक ही है, तो मैं एक 0 लगा दूंगा क्योंकि 0 तो कई सारे 0 लगे हैं. कई सारे 0 लगे हैं. लेकिन मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया. इन 0 की रिक्वायरमेंट नहीं है. मुझे पहले वाले 0 की रिक्वायरमेंट हो गई है. पहले वाले 0 की रिक्वायरमेंट मुझे हो गई है. सो दिस इज द आंसर.
ये रुपए में चल रहा है, ये सारा रुपए में चल रहा है. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 7 पॉइंट. अगेन आई एम टेलिंग यू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 यू कैन सी एट योर स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 14 यू कैन सी एट योर स्क्रीन. ये वन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हैं ये. फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दे रखा है, डिवाइडेड बाय व्हाट. तो मैंने क्या बताया था, हर नंबर के पास डेसिमल होता है, यहां तो दे रखा है, और हर नंबर के आगे खूब सारे 0 0 लगे हुए हैं, पीछे खूब सारे 0 0 लगे हुए हैं. ठीक है. आई हैव गॉट 1 2 3 zeros डिनोमिनेटर, 3 zeros इन डिनोमिनेटर. तो इन जीरो को रिमूव करने के लिए मुझे इस डेसिमल को यहां से 3 प्लेसेस यहां सरकाना पड़ेगा. मतलब अगर ये यहां पे था तो 1 प्लेस, 2 प्लेस और 3 प्लेस यहां पे डेसिमल लेके आना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि नीचे 3 जीरो है. सो आंसर इज व्हाट? आंसर इज 0.0005. जो डेसिमल प्लेस जहां पर भी है वहां से अकॉर्डिंगली मूव किया जाएगा. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 15. Question number 15. A school team won 6 games this year against 4 games won last year. What is the percentage win? देखो ऐसा क्वेश्चन हमने किया था भाई. नेट विन कितनी आई? 6 में से 4 2. नेट विन आया है 2. तो परसेंटेज, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में भी कर रखा है. परसेंटेज क्या? 50%. ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में भी कर रखा है. ओके, लाओ क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट? व्हाट इज द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट? मतलब 2 एंगल को ऐड किया और आंसर 180 आ जाए. सो यू कुड सी, अगर ये x है तो ये भी x होना चाहिए. मतलब x प्लस x 2x बराबर 180. x की वैल्यू कितनी आई? 90. क्या वैल्यू आई? 90. क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट इज साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल M एंड N? बताओ. डायग्राम बनाना पड़ेगा. व्हाट इज द साइड इंक्लूडेड बिटवीन एंगल M एंड N? देखो डायग्राम बनाते हैं. ये एंगल M है, ये एंगल N है, और ये P है. M और N के बीच में ये एंगल और इस एंगल के बीच में कौन सी साइड आ रही है? MN. कौन सी साइड आ रही है? MN साइड आ रही है. ओके, लेट अस मूव फर्दर. क्वेश्चन नंबर 18. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द गिवन डायग्राम. आई होप आपको डायग्राम क्लियर होगा. थोड़ा कट रहा है बट डोंट वरी फॉर दैट. फाइंड द, ओके, क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो. फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल इन द बिलो डायग्राम. ठीक है, डायग्राम में दोबारा बना दूंगा आपको. ये आपको दे रखा है, ये 50 है, ये 70 है. आपको ये एंगल निकालना है x. तो यू नो दैट x क्या होगा? x इज सम ऑफ द 2 इंटीरियर एंगल्स. सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स दैट इज 20. तो हम क्या लिखेंगे? सिंस सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल्स are equal to, क्या होता है? इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल ऑफ
किसका? थर्ड इंटीरियर एंगल। देखो आप क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, और आप ये भी लिख सकते हो सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू द एक्सटर्नल एंगल, इस एंगल के बराबर है, जो कि एक्सटर्नल एंगल कौन सा? ऑफ थर्ड इंटीरियर एंगल, इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल, यही तो है। ठीक है, ओके। सो दिस इज 120 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द रेशियो ऑफ 9 मीटर टू 9 सेंटीमीटर। यू नीड टू फाइंड आउट द रेशियो। फाइंड द रेशियो 9 मीटर एंड 27 सेंटीमीटर। 9 मीटर रेशियो 27 सेंटीमीटर। और रेशियो के लिए क्या बताया गया था? ये यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो मैं यहां क्या लिखूंगा? 900 सेंटीमीटर रेशियो 27 सेंटीमीटर। अब क्या रेशियो हो गया? मैंने यहाँ पे किससे डिवाइड कर दिया? 3 से कर दिया, या 9 से कर दिया? 9 से कर दिया। 9 से किया तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर रेशियो 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आप हटा सकते हो, कट जाएगा, तो रेशियो क्या बचा? 100:3। 100:3 इज द रेशियो। 100:3 100:3 is the ratio. Okay. Now question 20. Question 20. Last question for you for today's mock test. Ashish studies for 4 hours, 5 hours, 3 hours respectively on consecutive days. पहले दिन वो 4 घंटे पढ़ा, 4 hours, फिर 5 hours, फिर 3 hours. तो वी कैन से, अगर फर्स्ट डे ले लेते हैं, फर्स्ट डे स्टडी आवर्स, सेकेंड डे स्टडी आवर्स, थर्ड डे स्टडी आवर्स। ठीक है, स्टडी आवर्स ऑफ फर्स्ट डे, स्टडी आवर्स सेकेंड डे, स्टडी आवर्स और थर्ड डे। हाउ मेनी आवर्स डज ही स्टडी डेली ऑन एवरेज? सो वी कैन से एवरेज स्टडी आवर्स क्या होगा? एवरेज स्टडी आवर्स क्या होगा? एवरेज स्टडी आवर्स इज नथिंग, टोटल स्टडी आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डे, या नंबर ऑफ डेज। यही होने वाला है। अच्छा, तो कैसे निकाला जाएगा? यहां निकालते हैं। टोटल स्टडी आवर्स क्या हो गए? 4 + 5 + 3। कितने दिन है? 3, 9, 12 there is 4. I hope you have enjoyed the session and learned something new. Your preparation is going well, and with this you can prepare, you can revise your chapters. और मुझे लगता है सही बच्चों ने सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे। And the balanced language based questions are homework for you, and we will do these questions later on, as our exam, coming exam is based on short answer questions, MCQ types, and these types of small questions. Okay, so let us move further. Bye bye.